तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। तो एंटी पार्किंसोनियन नाम में ही है क्या कि पार्किंसन को ठीक करने वाले। तो बेसिकली पार्किंसन होता क्या है, पार्किंसन एक क्या है, ब्रेन का डिसऑर्डर है, ठीक है ना। ब्रेन का डिसऑर्डर जिसमें किस चीज़ की कमी हो रही होगी, बी का उल्टा डी, मतलब क्या, डोपामिन की कमी हो रही होगी। तो अभी हम लोग देखते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है। तो ब्रेन का एक स्पेशल एरिया रहता है जिसको कहते हैं बेसल गैंग्लिया, ठीक है ना। तो ये बेसल गैंग्लिया में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक मेजर फंक्शन इसका बैलेंस भी होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके पास सिग्नल आते हैं सेरिबेलम से, तो इसका एक फंक्शन बैलेंस भी होता है और भी बहुत से फंक्शन होते हैं जो अफेक्ट होते हैं, देखेंगे। तो ब्रेन का एक एरिया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, बेसल गैंग्लिया। उसके अंदर स्पेसिफिकली जाएंगे तो क्या है, सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये काले से याद कर लो, सब्सटेंशिया नाइग्रा। उसके अंदर डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन होते हैं, उन न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है ना। तो अपना बेसल गैंग्लिया के अंदर पाया गया सब्सटेंशिया नाइग्रा, उसके अंदर एक न्यूरॉन जो कि है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, उसका हो जाता है डिजनरेशन। अगर हम लोग बेसल गैंग्लिया देखें ना, तो उसके अंदर एक बैलेंस होता है किसके इसके बीच में, एसिटिलकोलिन और डोपामिन के बीच में। अब जब इसको पार्किंसन हो गया ना, तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब कैसा हो जाता है, ये एसिटिलकोलिन बढ़ जाता है और डोपामिन घट जाता है। तो ये डिजनरेशन हुआ, तो इसके कारण क्या, इम्बैलेंस हो गया दो के बीच में, एसिटिलकोलिन और डोपामिन। अब हम लोग को क्या लगता है कि डोपामिन खुशी के समय निकलता है तो ये एक्साइटेटरी होगा, नहीं, ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन कराता है एसिटिलकोलिन, तो इसलिए ये एक्साइटेटरी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्साइटेटरी होता है, जबकि डोपामिन उसका उल्टा इनिबिटरी होता है। तो एक्साइटेटरी और इनिबिटरी के बीच का बैलेंस है, एक्साइटेटरी और इनिबिटरी के बीच का। एक्साइटेटरी कौन है, एसिटिलकोलिन, और इनिबिटरी कौन है, डोपामिन, सिंपल। तो वही है, अपना जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है उसका डिजनरेशन हुआ, जिसके कारण क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस हुआ तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्किंसन डिजीज़। अगर वो मैनिफेस्ट करने लग जाए तो डिजीज़ के रूप में आ जाएगा। तो इसमें कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स पाए जाएंगे, मतलब कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी, कुछ चीज़ें घट जाएंगी। बढ़ क्या गई, अगर अपना नर्व इम्पल्स बढ़ गया मसल की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ट्रेमर और रिजिडिटी, सिंपल। ट्रेमर मतलब क्या, हर थोड़ी थोड़ी देर में इम्पल्स आ रहा है। और रिजिडिटी मतलब क्या, देखो दो टाइप के मसल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल ग्रुप और एक डिस्टल ग्रुप, दो टाइप के मसल है, ठीक है ना। अगर दोनों को साथ में इम्पल्स दिया है तो आदमी अपना पैर हाथ मोड़ नहीं पाएगा, एक को कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है, एक को रिलैक्सेशन करना पड़ता है, तब हो पाता है। तो अगर साथ में गया तो रिजिडिटी होता है। तो वही पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है, एक ट्रेमर और एक रिजिडिटी। और नेगेटिव सिम्टम में क्या है, अगर हम लोग अच्छे से मूवमेंट नहीं, जैसे हम लोग को जब कमजोरी होती है तो हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते ना, तो वो ऐसे ही उसी को कहते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। मतलब आपका रेंज ऑफ मूवमेंट जो होता है ना, वो घट जाता है ब्रेडिकाइनेशिया में। और दूसरा आपका पोस्चर का भी, ये देखो ये लॉस ऑफ, अभी अपन लोग जो थंबनेल में फोटो रहेगा ना, उसमें वही फोटो है, मतलब बेसिकली पोस्चरल का रिफ्लेक्स गायब हो गया है। तो ये लॉस ऑफ पोस्चरल रिफ्लेक्स, पोस्चर का दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बेसल गैंग्लिया सब्सटेंशिया नाइग्रा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिस्टर्बेंस हुआ, उसके कारण इम्बैलेंस हुआ, उसको हम लोग डिजीज़ के रूप में मैनिफेस्ट कर दिए, कुछ बढ़ा दिए कुछ घटा दिए। बढ़ाए तो बन गया ट्रेमर और रिजिडिटी, और घटाए तो बन गया अपना ब्रेडिकाइनेशिया और लॉस ऑफ पोस्चरल रिफ्लेक्स, सिंपल, ठीक है ना। तो ये अपना, इस बार मैंने ये लाइनिंग वाला ट्राई किया है, अगर सही लगे तो कमेंट मारिएगा कि ये लाइन वाला सही है, नहीं तो बिना लाइन वाला कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं। तो अपन लोग का ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब अपन लोग देखते हैं फिर क्लासिफिकेशन। तो अब वही मैंने क्या बोला, दो न्यूरोट्रांसमीटर थे ना, एक एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, उन्हीं का दिक्कत हो रहा था, तो अपन लोग दवाई उन्हीं को कंसर्न में लेके देंगे। देखो एक है अपना एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक है अपना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो पहले ज़रूरी क्या है, अपने को ये डोपामिन का ज़्यादा नाटक होता है, तो पहले उसका दवाई देख लेते हैं, फिर इसका देखेंगे। तो देखो डोपामिन को टारगेट वाले न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे ना, वो कैसे इफेक्ट करेंगे, या तो आप डायरेक्टली डोपामिन दे दो, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड में क्या है, या तो डायरेक्टली डोपामिन दे दो। ये जो डोपामिन को जो एंजाइम तोड़ रहे थे उनको इनहिबिट कर दो, तब भी डोपामिन का लेवल तो बढ़ ही जाएगा। जैसे मान लो डोपामिन था, उसको तोड़ ताड़ के, मान लो ये एक एंजाइम था, तोड़ ताड़ के D+O+P+ ये मान लो अभी के लिए वो तोड़ दिया, तो डोपामिन तो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो इसको अगर इनहिबिट कर दिए तो डोपामिन बचा रह जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो वही या तो उसके एंजाइम को इनहिबिट करा दो, या तीसरा एक स्पेशल होता है, ये हम लोग आगे जाके बताऊंगा, ये NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो तीन तरीके से आप डोपामिन को अफेक्ट कर सकते हो। वो तीन तरीका क्या है, या तो आप डायरेक्टली डोपामिन दे दो, या तो उसके एंजाइम को इनहिबिट करवा दो, या तो एक NMDA रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट दे दो, सिंपल। तो अपन लोग का एक न्यूरोट्रांसमीटर टारगेट हो गया, कौन सा, जो इनहिबिटरी वाला था, मतलब डोपामिनर्जिक सिस्टम। एक अपना अब अपने को करना है कोलिनर्जिक। तो जब मैंने डायग्राम बनाया, देखो कि बेसल गैंग्लिया में पार्किंसन के समय क्या हो रहा है, एसिटिलकोलिन बढ़ जा रहा है, डोपामिन घट जा रहा है। तो डोपामिन हम लोग दे दे के इसको बढ़ा दिए, अगर ये नहीं कर पा रहे तो इसको नीचे कर दो, तब भी बैलेंस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग किन को टारगेट कर रहा होगा, सिंपल सी बात है, एसिटिलकोलिन को घटाने के लिए। तो एसिटिलकोलिन को जो घटाएगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटी
कोलिनर्जिक ड्रग, सिंपल। तो देखो इसमें दो टाइप के हैं, एक तो नॉर्मली जिनका काम सिर्फ एंटी कोलिनर्जिक वाला हो, एक दूसरा होता है जिनका काम एंटी हिस्टामिनिक भी है और एंटी कोलिनर्जिक भी है, दो। ठीक है ना। तो अब स्पेसिफिकली सबके ड्रग्स पढ़ते हैं। तो अपन लोग पहले क्या पढ़े थे कि डोपामिन पे हम लोग तीन तरीके से काम कर सकते हैं, एक डोपामिन, एक उसका एंजाइम इनहिबिटर और एक एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो देखो डोपामिन में दो हो सकता है, या तो डोपामिन का पापा दे दो, जो बच्चा पैदा करेगा तो डोपामिन बन जाएगा, सिंपल। तो पापा कौन है? लीवोडोपा। या तो डोपामिन के जैसे बच्चा ही दे दो, कोई पापा को देने की जरूरत नहीं है। तो उसको याद करने का तरीका है ये ब्राउन रोब। ब्राउन मतलब क्या होता है? ब्रोमोक्रिप्टिन। और रोब का मतलब क्या होता है? रोपिन रोल, सिंपल। ठीक है ना। तो डोपामिन हम लोग कैसे दिए? या तो पापा को दिए या तो उसके जैसे दिखने वाले भाई को दिए। पापा मतलब क्या है? प्रीकर्सर, तो उसमें लीवोडोपा हो गया। और उसके जो भाई को दिए हम लोग, भाई हो गया ब्राउन रोब। ब्राउन रोब मतलब क्या? ब्रोमोक्रिप्टिन और रोपिन रोल, सिंपल। अगर तेज हो रहा होगा तो बताना, थोड़ा स्लो करता हूँ। तो इंजाइम इनहिबिटर, तो इंजाइम इनहिबिटर में अब हम लोग दो देखेंगे, ठीक है ना। एक होता है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, पूरा मत याद करो, इतना याद कर लो, माओ। ठीक है ना। तो या तो हम लोग माओ, हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन आगे जाके कि माओ करता क्या है। बेसिकली अभी के लिए सिंपल याद कर लो कि ये डोपामिन को तोड़ता है, ठीक है ना। तो माओ को इनहिबिट कर दो तो भी डोपामिन बढ़ जाएगा। या तो एक COMT होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, मत याद करो, COMT पढ़ लो। तो या तो COMT को इनहिबिट कर दो तो भी बढ़ जाएगा। तो देखो माओ के अंदर का एग्जाम्पल क्या आता है? गीली से याद कर लो। या तो सीला गीली है तो सेलना सेलना गिलीन, और अगर रस गीला है तो रसा गिलीन। गीली याद करना है, फोटो को ध्यान में रखो, उसके बाद जितने ड्रग बनाने बनाओ, ठीक है ना। अब COMT, सी में भी COMT में भी सी आ रहा है, तो इसके जो ड्रग्स है उनमें भी सी ही आता है, मतलब क्या? कैपॉन होता है। तो देखो टॉल कैपॉन और एंटा कैपॉन, ये कैप से याद करना है अपने को, ठीक है। फोटो को ध्यान में रखो। पापा का नाम तो याद ही है, लीवोडोपा। डोपामिन की तरह दिखने वाले तो ब्राउन रस्सी हो गया। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनिबिट करने वाले हो गई गीली। और अपना क्या? COMT इनिबिट करने वाले हो गए क्या? कैपॉन, सिंपल। अब देखो NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होता है वो अमानत की तरह होता है, बहुत स्पेशल है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? एमेंटाडीन, ठीक है ना, अमानत की तरह। तो अपना डोपामिन टारगेट हो गया, लीवोडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन, अपना ये क्या हो गया? रोपिन रोल, सेलागिलिन, रासागिलिन, टॉल कैपॉन, एंटाकैपॉन और एमांटाडिन, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक में तुम बस ये याद कर लो, ये तो नहीं भी याद करोगे तो चलेगा अभी के लिए। अगर जो सिर्फ एंटीकोलिनर्जिक वाला काम करे, एंटी हिस्टामिक नहीं, सिर्फ एंटीकोलिनर्जिक, तो उसको हम लोग बेंज से याद करते हैं। बेंज हेक्सोल। देखो एक चीज़ याद रखना है, इसमें एस कभी नहीं आएगा, BES नहीं आएगा, एस वाला कहीं हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, वो सपोर्टर में काम करता है। तो यहाँ बेंज रहना ही चाहिए, वो जो मर्सिडीज बेंज वाला रहता है। तो बेंज हेक्सोल, बेंज ट्रोपिन, सिंपल, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली एंटी कोलिनर्जिक है। और जो एंटी कोलिनर्जिक प्लस एंटी हिस्टामिनिक है उसमें क्या आता है, ये याद करना तो करो, ये ऑप्शनल, इसलिए इसका कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूँ मैं। प्रोमिथाजीन और डाईफिनाइल हाइड्रामीन, सिंपल। तो ये अपना क्लासिफिकेशन याद हो गया ना, मेनली यही याद करना था। बाकी ये सब ऊपर ऊपर से कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स याद करना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अपन लोग का पहला क्या था? डोपामिन का प्रीकर्सर था, जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या? लीवोडोपा। तो इसको देखते हैं कैसे जाता है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया था कि पार्किंसन क्या होता है। पार्किंसन में अपना बेसल गैंग्लिया का नाटक हुआ तो डोपामिनर्जी खराब हुआ, जिसके कारण इम्बैलेंस हुआ। उस इम्बैलेंस के कारण कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स आए और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स आए। पॉजिटिव को ट्रेमर और रिजिडिटी, और नेगेटिव को ब्रेडिकाइनेसिया, लॉस ऑफ पोस्चरल रिफ्लेक्स। क्लासिफिकेशन में हम लोग ने दो सिस्टम को टारगेट किया, एक डोपामिन वाले सिस्टम को और एक एंटीकोलिनर्जिक। डोपामिन में हम लोग डायरेक्टली डोपामिन दिए, या तो हम लोग उसके एंजाइम को इनिबिट किए, या तो हम लोग एक नया पार्ट में गए उसको NMDA कहते हैं। और कोलिनर्जिक में क्या, या तो डायरेक्टली एंटी कोलिनर्जिक रख दिए, या तो एंटी हिस्टामिनिक प्लस एंटी कोलिनर्जिक रख दिए। चलो तो डोपामिन प्रिकर्सर की बात करें तो देखो हम लोग ने लीवोडोपा दिया। लीवोडोपना, ये देखो ये ब्लड वाला पार्ट है और ये ब्रेन वाला पार्ट है। इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ठीक है ना। तो देखो हम लोग ने खाना खाया, खाना में दवाई खाया तो वो ब्लड में अब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो ब्लड में गया लीवोडोपा, ठीक है। तो देखो ब्लड में भी क्या होता है? पेरिफेरल मतलब डोपा को तोड़ने वाला एंजाइम, लीवोडोपा को तोड़ने वाला, उसको क्या कहेंगे? डीकार्बोक्सिलेज, डोपा डीकार्बोक्सिलेज। जो पेरिफेरी में प्रेजेंट होगा उसको पेरिफेरल कहेंगे। तो पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज किए तो ये पापा था, तो पापा से बच्चा बनेगा, मतलब क्या? डोपामिन बनेगा। तो देखो अगर पेरिफेरी में ही ये टूट गया तो पेरिफेरी में जो D2 रिसेप्टर प्रेजेंट है उनसे बाइंड कर जाएगा। तो पेरिफेरी में एक D2 रिसेप्टर होता है, CTZ D2 रिसेप्टर, ठीक है ना। इसमें याद करने वाला बस ये CTZ रिसेप्टर, उससे बाइंड करता है ना, तो हम लोग को उल्टी उल्टी दिलवा देता है। तो क्या? नॉजिया वॉमिटिंग करवा देगा। और अगर वही ब्लड के थ्रू आगे गया, CVS में चला गया, तो CVS में हार्ट में ये अपना दिल की धड़कनें बढ़वा देगा, मतलब क्या?
टेकीकार्डिया करवा देगा। और ब्लड वेसल में अगर गया तो वहाँ पे कुछ बढ़ा रहा है तो कुछ घटवा रहा है तो यहाँ का हाइपोटेंशन करा देगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन। चलो, तो लीवोडोपा जो है ना, अगर यहाँ तो अपने को देना इसके लिए नहीं था, वो तो यहाँ पे इंजाइम था, इसको तोड़ दिया, इसे रिसेप्टर से बाइंड कर दिया, तो यहाँ पे नोजिया, वॉमिटिंग, यहाँ पे टेकीकार्डिया, यहाँ पे पोस्टल हाइपोटेंशन करा दिया। अपने को करना ही नहीं था। अपने को करना क्या था, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना था, अंदर पहुँचना था। अंदर पहुँचे तो अंदर जो जितना भी पहुँच पाया, मान लो 100 ग्राम दिए थे तो 2 ग्राम ही पहुँचा, पर पहुँचा तो जो 2 ग्राम पहुँचा उसके साथ क्या होगा, सेम एंजाइम होगा, डोपा डिकार्बोक्सिलेज, वो दिए, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, लीवोडोपा को, बाप को बच्चे में, मतलब क्या, डोपामीन में। तो डोपामीन जो होगा वहाँ जो ब्रेन की D2 रिसेप्टर है उससे बाइंड करेगा, और बेसल गैंग्लिया जो डोपामीन नहीं प्रोड्यूस करवा पा रहा था उसको ये रिप्लेनिश कर देगा कि हाँ देखो वहाँ का डोपामिन कमी था तो हम पहुँचा दे रहे हैं, तो ये बैलेंस द लेवल ऑफ डोपामिन बेसल गैंग्लिया, सिंपल। तो इसलिए कुछ नहीं है, खाना है। अगर वो वहीं के एंजाइम तोड़ रहे हैं तो या तो नोजिया वॉमिटिंग करा रहे होंगे, या एक्साइटेशन टैकीकार्डिया करा रहे होंगे, या पोस्चरल हाइपोटेंशन। अगर वो क्रॉस कर गया तो ये बैलेंस को मेंटेन कर देंगे, सिंपल सा इतना। इसे कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, याद तो करने वाला ये है, पर इसको सुन लो। अगर देखो अर्ली स्टेज में ये मतलब इतना इफेक्टिव ड्रग है, बहुत अच्छा ड्रग है, इसलिए अगर हम लोग इसको अर्ली स्टेज में दे दिए तो बिल्कुल ही कंडीशन ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर लेट स्टेज में दे रहे हैं तो कंडीशन ठीक तो डायरेक्टली इसके दम पर नहीं होगा, और सब देना पड़ेगा। मतलब क्या, ये डोपामिन का प्रीकर्सर भी देना पड़ेगा, माओ का इनहिबिटर भी देना पड़ेगा, 3-4 ड्रग को जो कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, पर ये प्रोग्रेशन को रोक देगा। मतलब कंडीशन और वर्स नहीं होगी, कम से कम उसी पे रोक देगा, सिंपल। तो इसलिए इसको अर्ली स्टेज में देने का हम लोग ट्राई करते हैं। और मेन जो याद करने वाला ये है, हम लोग अभी क्या देख के आए कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज पेरीफेरी में इसको तोड़ देता है डोपामिन में, जिसके कारण अपना ब्रेन में मान लो 100 ग्राम का 2 ही ग्राम पहुंच पाता है, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एल डोपा हमारे ब्रेन में घुस पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पेरिफेरल कन्वर्जन ही हो जा रहा है। तो हम लोग उसको किसके साथ जोड़ के देते हैं, कार्बिडोपा, या फिर देखो अभी देखो बेंज हेक्सोल बेंजस्ट्रोपिन पढ़ के आए थे ना अपन लोग, यहाँ पे बेंज नहीं है, यहाँ पे क्या है, बेंस है। तो देखो बेनसराजाइड, बेनसराजाइड, ठीक है ना। तो कार्बिडोपा या फिर बेनसरासाइड के साथ देंगे तो क्या होगा, उसके पेरिफेरल कन्वर्जन को रोक देगा, तो अपना सेंट्रल के लिए ज़्यादा बन जाएगा, सिंपल। तो चलो, इसे कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं याद करना है, बस जो याद करना है वो बता दूंगा मैं। तो हम लोगों ने खाने के आधे घंटे बाद खाया ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाए ओरल पिल का। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ब्लड से एब्जॉर्ब होकर ब्रेन के पास पहुंचा। ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन के पास ब्लड में अमीनो एसिड भी आ रहा है और लीवोडोपा भी आ रहा है, तो दोनों कम्पीट करते हैं अंदर घुसने के लिए। वही लिखा है कि कम्पीट विद डाइटरी अमीनो एसिड टू एंटर द ब्रेन। ये सब याद नहीं करना है अपने को, याद क्या करना है, देखो जब ये मेटाबोलाइज होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर पोर्टल हिपेटिक सर्कुलेशन में, तो देखो ये लीवर में गया, वहाँ पे मेटाबोलाइज होकर 2 एंड प्रोडक्ट बनाता है, उसको याद रखो। एक हवन से याद कर लो HVA, और एक सिंगर का नाम है टू पैक होता है, तो उसको उससे याद कर लो डोपैक, सिंपल। तो ये अपना हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जल्दी हो रहा तो थोड़ा धीरे कर दूंगा। बेसिकली डोपामिन का प्रीकर्सर हो गया अपना। डोपामिन का प्रीकर्सर क्या कर रहा था अपना, इसको क्रॉस करवाया और अपना इस पर D2 को बैलेंस करवा दिया, सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक में सिर्फ ये याद कर लो कि साथ में क्या दे रहे हैं हम लोग, कार्बिडोपा या फिर बेंसराजाइड, जो कि अमाउंट को बढ़वा रहा है। और फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या याद कर लो, फोटो ही फोटो याद किया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें क्या है, हवन और डोपैक, सिंपल। इसके एडवर्स इफेक्ट में इतने सब बताऊंगा, पर याद एक चीज़ करना और सब भूल जाना। तो देखो मेंटल, क्योंकि ये सब अपने से तुम लिख सकते हो, ये थोड़ा सा अलग है इस डिजीज़ के लिए। तो देखो मेंटल में वही कन्फ्यूज़न, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ठीक है। टेस्ट खराब हो गया, तो देखो मुंह में 2 है, एक तो दिमाग खराब हुआ और एक टेस्ट खराब हुआ, अल्ट्रेशन इन टेस्ट हो गया। तीसरा, अब देखो यहाँ पे थोरेक्स, तो थोरेक्स में भी 2 पार्ट है, एक कार्डियक, वैसे तो ये एब्डोमेन का पार्ट है, पर फिर भी चलो GIT। तो कार्डियक में क्या, अभी हम लोग पढ़ के आए थे टैकीकार्डिया हो रहा था ना, तो ये टैकीकार्डिया और टैकीकार्डिया तेज देर बढ़ा तो उसके कारण क्या, हार्ट रेट एबनॉर्मल हो जाएगा, तो अरिथमिया हो गया, पाल्पिटेशन, पसीना आने लग गया, ठीक है। GIT मतलब क्या, GIT में अपना वही नोजिया, वॉमिटिंग, वो हम लोग जो पढ़ के आए थे ना, यहाँ पे रिसेप्टर CTZ रिसेप्टर के कारण नोजिया वॉमिटिंग हो रहा था, वही वाला है। तो ये नोजिया, वॉमिटिंग, खाने का मन ना होने वाला, एनोरेक्सिया, सिंपल। तो देखो 2 ठो मुँह का पढ़ लिए, एक तो मेंटल स्टेट और एक अपना क्या, अल्ट्रेशन इन टेस्ट सेंसेशन। थोरेक्स और एब्डोमेन में 2 पढ़ लिए, एक तो ये हार्ट का टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, और एक ये GIT का, जिसमें अपना आया था नोजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया, सिंपल। अब देखो 2 याद करना जरूरी, ये तो चलो डिस्काइनेशिया हम लोग पढ़ के आए, यहाँ पर हम लोग देखे थे ना, ब्रेडिकाइनेशिया होता है, इसका नेगेटिव सिम्टम, वही मतलब उसी की तरह होता है बेसिकली। एब नॉर्मल वॉलेटरी मूवमेंट, अपने ऊपर रेगुलेशन नहीं है, जैसे ट्रेमर्स, टिक्स, ये। अच्छा, आज का क्वेश्चन ये है, आपको पता करना है कि टिक्स क्या होता है, इसको कमेंट करना है, ठीक है। तो टिक्स और ट्रेमर,
अब ऑन एंड ऑफ फिनोमेना देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। ऑन एंड ऑफ फिनोमेना मतलब क्या, कि हम लोग जब दवाई दिए तो कभी असर कर रहा है, कभी असर नहीं कर रहा है। तो जब असर कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे बीइंग ऑन, और जब असर नहीं कर रहा है उसको कहेंगे बीइंग ऑफ, है ना। तो ये क्यों होता है, बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग लीवोडोपा दिए ना, लीवोडोपा दिए तो एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, तो कभी उसका कंसंट्रेशन हाई गया, फिर कहीं एब्जॉर्ब हो गया तो घट गया, फिर हाई गया, फिर घट गया। मतलब अगर मान लो उसका पेरिफेरल कन्वर्जन होते जाता है तो उसका लेवल घटते जाएगा, तो अपना काम नहीं कर पाएगा, तो वही कभी काम कर पाएगा, कभी काम नहीं कर पाएगा। उसी को ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ फिनोमेना कहते हैं, ठीक है ना। इसमें याद करने कुछ नहीं, बस ये लिख दो, ऑन एंड ऑफ फिनोमेना लिखो, लिख देना कि फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो फ्लक्चुएशन कैसा, ऑन मतलब क्या, सारे सिम्टम्स को रिलीव कर दे रहा है, और ऑफ मतलब क्या, ये जो पॉजिटिव सिम्टम्स को दिखवा रहा है, बेनिफिशियरी करवा रहा है, वो सब बेनिफिट नहीं करवा पा रहा है, सिंपल। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लाज्मा कंसनट्रेशन घट रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, या तो लीवोडोपा को आप कार्बिडोपा के साथ दे दो ताकि पेरिफेरल कन्वर्जन ना हो, सीधे ब्रेन में घुस जाए और आराम से प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे। या तो आपका बार बार ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो जब नीचे जा रहा है तो फिर से उस टाइम डोज दे दो, मतलब क्या, स्मॉल फ्रीक्वेंट डोज में लीवोडोपा दे दो, सिंपल। तो ये अपना क्या, लीवोडोपा सबसे मेन था वो हो गया, और सब छोटे छोटे हैं उनको ख़त्म करते जाएंगे अपन। तो यही था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, समझे, अंदर गया, टूटा, और D2 रिसेप्टर से बाइंड किया और डोपामिन के लेवल को बैलेंस कर दिया। इतना सिंपल याद रखो। कैरेक्टरिस्टिक में याद रखो कि कार्बिडोपा या बेंजोडाइजाइड के साथ दिया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में दो फोटो याद रखो, हवन और डोपैक, और इसमें सिर्फ ऑन एंड ऑफ फिनोमेना याद रखो। इसको अगर याद भी करना है तो ऐसे मुंह के हिसाब से मेंटल और टेस्ट, यहाँ के हिसाब से CVS और GIT, और यहाँ डिस्काइनेशिया और ऑन एंड ऑफ फिनोमेना, सिंपल। चलो, तो अपन लोग देखते हैं क्या डोपामिन का जो प्रिकर्सर हम लोग दिए उसको सपोर्ट करने के लिए दो है। कौन है, कार्बिडोपा, जो अपन लोग पढ़ के उसी को अच्छे से देख रहे हैं, कार्बिडोपा और बेंजोडाइजाइड। तो देखो, कार्बिडोपा और बेंजोडाइजाइड, या फिर ये तो किस रेशियो में देना है, मान लो 4 ग्राम अगर हम लोग एल डोपा दे रहे हैं तो 1 ग्राम ये देना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि इनका मेन काम एक्शन प्रोड्यूस नहीं कराना है, ये तो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। तो मान लो जैसे अगर 40 लोग की ग्रुप गई है, 40 लोग की ग्रुप कहीं घूमने गई, तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या 40 पुलिस ऑफिसर थोड़ी जाएंगे। 40 ग्रुप के लिए 4 5 इतने काफ़ी हैं, इन लोग गन लेके इधर उधर खड़े रहेंगे और बाकी बच जाएगा। तो ये एल डोपा ज़्यादा देंगे, कार्बिडोपा कम देंगे, 4:1, सिंपल। इसका काम क्या होता है, जैसे उसका काम क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना, फिर वहाँ के D2 रिसेप्टर से बाइंड करके वहाँ का डोपामिन बढ़ा देना। कहाँ का, ब्रेन का। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एल डोपा की। इसका काम क्या होगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्रॉस नहीं करेगा तो कहाँ, पेरीफेरी में ही रहेगा, और पेरीफेरी में ही इसका मेन काम करना है, क्योंकि पेरीफेरी में जो अपना डोपा डी कार्बोक्सिलेज था उसको इनहिबिट करवा देना है, सिंपल। तो देखो, पेरीफेरी में जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज था कहाँ गया, हाँ, उसको इनहिबिट करा दिया। तो उसको इनहिबिट करा दिया तो अपना डोपा था, एल डोपा था, डोपामिन में कन्वर्ट हो जा रहा था, वो नहीं होगा, तो एल डोपा अपना ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके अंदर घुस जाएगा, सिंपल। इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा याद करने का तरीका है, फार्माकोकाइनेटिक्स का जो स्टेप्स होते हैं ना उनको देखो। पहले बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर प्लाज्मा से बाइंड करने वाला पावर मतलब क्या, प्लाज्मा लाइफ, फिर उसके कारण जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, और कंप्लायंस, सिंपल। तो देखो, बायो अवेलेबिलिटी कैसे होता है, हम इसका बायोलिटी बढ़ जाएगी, मतलब क्या, अपने अंदर ज़्यादा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, आप किसी ड्रग को इनहिबिट, किसी के एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हो जिसको तोड़ रहा है, तो अपने बॉडी को तो ज़्यादा ही मिलेगा ना। तो ये इंक्रीज्ड बायो अवेलेबिलिटी है। इसलिए अगर मान लो अपने को 4 गोली खाना पड़ रहा था, तो अब 1 गोली से भी काम चल जाएगा, मतलब क्या, 75% रिडक्शन इन डोज जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या हुआ, बढ़ गया। अब अंदर तो चला गया, प्लाज्मा में कितना देर रहता है, तो इसका प्लाज्मा लाइफ भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में घुस गया, अब जब इफेक्ट किया तो अपने बॉडी में पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा होगा, वो तो ठीक है, तो अच्छे से कम में हो जा रहा है। नेगेटिव इफेक्ट के साथ क्या हो रहा है, मतलब क्या, साइड इफेक्ट के साथ क्या हो रहा है, तो सारे घट जा रहे हैं। GI के साइड इफेक्ट क्या थे, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, घट जाएंगे। CVS के साइड इफेक्ट क्या थे, टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, अरिदमिया, सब घट जाएंगे। और साथ में एल डोपा धीरे धीरे एकदम सस्टेन तरीके से निकलते रहेगा, और ये निकलते रहा तो फिर उसके कारण क्या ठीक हो जाएगा, ऑन एंड ऑफ फिनोमेना ठीक हो जाएगा। तो ये साइड इफेक्ट सारे घटा देंगे जो अपन लोग यहाँ पे ऊपर पढ़े थे, ये सारे घट जाएंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, पेशेंट खाने लग जाएगा आराम से दवाई, क्योंकि साइड इफेक्ट ही नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो खाने लग जाएगा, तो उसका कंप्लायंस बढ़ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो ये हो गया सपोर्टर। सपोर्टर में कुछ नहीं याद करना है, कार्बिडोपा और बेंजोडाइजाइड याद करना है, किसको इनहिबिट कर रहा है, जो पेरीफेरी में डोपा डी कार्बोक्सिलेज है उसको इनहिबिट कर रहा है। और इसके एडवांटेज में बस उस स्टेप्स को याद करो, बायो अवेलेबिलिटी, प्लाज्मा में कैसे रह रहा है, फिर साइड इफेक्ट कितने प्रोड्यूस कर रहा है, इसके कारण पेशेंट खा ले रहा है, सिंपल। तो अपन लोग अभी तक क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़े,
डोपा एल डोपा पढ़ लिए, उसको सपोर्ट करने वाले। अब छोटे मोटे ड्रग्स पढ़ते हैं। तो देखो डोपामिन के अंदर ही दो था, या तो आप उसके पिताजी को दे दो जिसको हम लोग लीवोडोपा दिए, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या दिए, बेंजराजाइड दिए या फिर कार्बिडोपा दिए। अब अपन लोग क्या दे रहे हैं, डायरेक्टली उसके हम शक्ल ही दे रहे हैं, मतलब डोपामिन की तरह ही काम करने वाले, मतलब क्या, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये डायरेक्टली डोपामिन के रिसेप्टर पे बाइंड करता है जैसे कि लीवोडोपा, पर उनसे ज़्यादा लंबा काम करता है। इसलिए जब भी ऑन एंड ऑफ फिनोमेना होता है ना, तो भी इसको दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या था, ब्रोमो के ब्राउन रोप, तो ब्रोमोक्रिप्टिन और रोपिन रोल, सिंपल। तो देखो ब्रोमोक्रिप्टिन किससे बनता है, एक प्लांट होता है, इसको कहते हैं एर्गोट। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे दो फोटो लगाया है, एक में पौधा है, एक में पौधा के ऊपर क्रॉस है। इसका मतलब क्या है कि ये एर्गोट से डिराइव्ड है, ये नॉन एर्गोट डेरिवेटिव है, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो जब ये एर्गोट से डिराइव्ड है ना, तो उसके कारण क्या कुछ साइड इफेक्ट एर्गोट वाले पाए जाते हैं इसमें, वो हम लोग देखेंगे। तो देखो क्या क्या दिखता है, ऊपर से नीचे आते जब पहले, सबसे पहले ब्रेन होता है ना, तो मेंटल इलनेस कर रहा है, मतलब क्या, कन्फ्यूजन और हेलुसिनेशन करेगा। दूसरा फिर हार्ट पे आते हैं, तो हार्ट में वहाँ पे एरिथमिया हो रहा था, यहाँ पे भी एरिथमिया पाया जाता है। फिर अपना ब्लड वेसल्स पे आओ, तो ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, तो वेजोस्पाज्म, और उसका उल्टा क्या, पोस्चरल हाइपो का। पार्किंसन में हर जगह ही लगा सकते हो, पोस्चर दिक्कत होता है और हाइपोटेंशन हो जाता है, तो पोस्चरल हाइपोटेंशन, ठीक है ना। और चौथा पेट पे आओ, तो वही नॉजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, सेम वाले साइड इफेक्ट्स हैं जो एर्गोट के कारण आ रहे हैं, जैसे वहाँ थे, वहाँ भी कन्फ्यूजन हेलुसिनेशन हो रहा था, वहाँ पे भी एरिथमिया हो रहा था। बस ये स्पेशल है वेस्कुलर डिजीज जो कि वेजोस्पेज्म और पोस्चरल हाइपोटेंशन, और पेप्टिक अल्सर में भी सेम ही है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग सब हो रहा होगा। ये सब ये एर्गोट के कारण हो रहा है इसको, ठीक है ना। मेंटल इलनेस हो रहा है, एमआई हो रहा है, वेस्कुलर डिजीज हो रहे हैं और पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं। रोपिन रोल क्या होता है, मैंने अभी बताया, ये एर्गोट डेरिवेटिव है, ये नॉन एर्गोट है। तो ये जो एर्गोट वाले साइड इफेक्ट है वो सब हट जाते हैं, ठीक है ना। तो छोटे मोटे बच जाते हैं, जैसे क्या, नोजिया, वॉमिटिंग बच गया, ये सब नहीं है। जैसे अर्दमिया नहीं है, वेजोस्पाज्म नहीं है, कन्फ्यूजन हेलुसिनेशन नहीं है, बस नींद थोड़ा सा आता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग सोमनोलेसेंस। तो नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक सोमनोलेसेंस है, और इसलिए बहुत इरिवर्सिबल स्लीप का वो आता है, अटैक आता है कि अब नींद तो आना ही है, तो एग्ज़ाम चल रहा है, आप पढ़े हुए हैं, तो वैसे ही। तो इसलिए ये हम लोग रोपिन रोल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें एर्गोट डेरिवेटिव्स के साइड इफेक्ट को काट दिया गया है। तो देखो तो नॉन एर्गोट डेरिवेटिव्स हैं, और इसको मेनली किस में यूज किया जाता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अपने यहाँ मेरा एक दोस्त है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बैठ जा बैठ जा, वो बैठता नहीं, उसको चलते रहना है, इधर से उधर चलते रहना है। तो उन लोगों को भी ये दिया जाता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जो उनको बैठ नहीं पाते हैं जो लोग, ठीक है ना। अब सिंस एर्गोट का साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए ये न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं न्यूरो प्रोटेक्टिव। तो या तो ये इतना अच्छा ड्रग है क्योंकि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है उसके, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली सिर्फ ये भी दे सकते हैं, या तो एल डोपा या कार्बिडोपा के साथ भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टेट पे अपना पेशेंट है। तो सिंपल इसको याद करने का तरीका क्या है, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट पता है ना, वो डोपामिन के रिसेप्टर से बाइंड करेगा और जाके इसी की तरह काम करा रहेगा, सिंपल। याद बस इतना करना है कि ये पौधे से निकल रहा है, ये बिना पौधे से निकल रहा है, मतलब ये एर्गोट है, ये नॉन एर्गोट डेरिवेटिव है। ब्रोमोक्रिप्टिन फिर एर्गोट वाले कराएगा, मतलब वही जो सेम उसके साइड इफेक्ट्स थे, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, अरिथमिया, वेजोस्पाज्म, हाइपोटेंशन और ये। जबकि ये नॉन एर्गोट है तो उसके साइड इफेक्ट सारे जो एर्गोट के साइड इफेक्ट है वो नहीं दिख रहे होंगे, मतलब सिंपल वाले दिख रहे होंगे, सिंपल। तो ये डोपामिन वाला काम हो गया। अब देखो अब अपन लोग देखते हैं क्या, एंजाइम वाला काम। तो एंजाइम अपने पास दो थे, एक माओ एंजाइम था, एक COMT था, है ना। तो देखो माओ का क्या था, तो माओ एंजाइम क्या करता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। यहाँ पे जो डायग्राम से देखो, ये वाला डायग्राम पहले समझ लेते हैं, वो तो ये सेम वाला हम लोग लीवोडोपा दिए, लीवोडोपा को पेरीफेरी में कन्वर्ट कर देगा डोपामिन में, जो कि अगर उससे बाइंड किया तो नोजिया वॉमिटिंग हो गया, लेकिन अगर वो हार्ट के पास गया तो टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन कराया, ब्लड वेसल के पास गया तो पोस्चरल हाइपोटेंशन, सिंपल। लेकिन अगर 100 में से 2 ग्राम भी पहुंचे तो वो क्या कर रहा है ब्रेन में, तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज उसको डोपामिन में कन्वर्ट कर रहा है, वो D2 रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, और उसके कारण अपना पार्किंसन ठीक हो जा रहा है, सिंपल। ये तो अपना हो गया क्या, लीवोडोपा ना प्रीकर्सर का काम। इंजाइम इनहिबिटर्स का क्या काम करते हैं, देखो इंजाइम, अब 2 इंजाइम हम लोग पढ़े थे, एक माओ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और एक COMT कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। अपने को फुल फॉर्म नहीं याद करना, शॉर्ट फॉर्म। तो देखो ब्रेन में गया डोपामिन, एल डोपा किस में कन्वर्ट हो गया, बाप बच्चे में, मतलब क्या डोपामिन में। डोपामिन को 2 इंजाइम तोड़ सकता है, माओ और COMT। तो माओ तोड़ता है तो क्या बनता है, डोपैक, और COMT तोड़ता तो क्या बनता है, 3MT। याद करना है तो करो, वैसे तो ये तो अपन लोग पढ़ के आए, डोपैक से भी याद करके आए थे, एक एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा क्या, 3MT। तो देखो अपना जो ये 2 एंजाइम है ना, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं है। जो अपना माओ है वो सिर्फ माओ बी इसलिए लिखा हुआ है, माओ जो है सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसलिए माओ बी।
लेकिन जो COMT है ना वो दोनों जगह प्रेजेंट है, ब्रेन में भी प्रेजेंट है और पेरीफेरी में भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसका जब ड्रग देंगे तो वो ब्रेन में भी काम कर रहा होगा और पेरीफेरी में भी काम कर रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ माओ को टारगेट करते हुए ड्रग दिए तो वो सिर्फ ब्रेन में काम कर रहा होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो ब्रेन में दिया एल-डोपा, एल-डोपा किस में कन्वर्ट हो गया, डोपामिन में। उसको दो एंजाइम यहाँ पे मिले, एक तो माओ एंजाइम मिला और एक COMT मिला। तो माओ एंजाइम इसको तोड़ के डोपैक बना दिया, जबकि ये COMT वाला MT नाम में ही है तो इसको 3MT बना दिया, सिंपल, क्योंकि मिथाइल ट्रांसफ़र कर देता है ना इसमें, इसलिए। तो देखो माओ का हम लोग यहाँ पढ़ के आए थे, माओ इनहिबिटर्स में क्या होते हैं, गीले होते हैं, मतलब क्या सीलागिलीन, रसागिलीन, और इसमें क्या होता है, कैप होता है, नाम में ही सी है। तो देखो माओ भी इनहिबिटर क्या करे, अब हम लोग माओ को इनहिबिट कर दिए तो अब जो डोपामिन को तोड़ के वो किस में कन्वर्ट कर देता था, अपना कन्वर्ट कर देता था डोपैक में। तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा तो मतलब डोपामिन का लेवल बढ़ गया, तो इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन इन ब्रेन, तो इसलिए इसको हम लोग एल डोपा के साथ देते हैं। वही सिंपल सी बात है, हर बार यही लिख सकते हो कि ऑन एंड ऑफ फिनोमेना को ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला साइड इफेक्ट में कुछ याद करो ना करो, इसको याद कर लो, क्योंकि हर ड्रग के साथ इसका नाम हम लोग जोड़ सकते हैं। तो वही लेवल ऑफ डोपामिन बढ़ा देगा एल डोपा के साथ, तो ऑन एंड ऑफ फिनोमेना घट जाएगा इसका, ठीक है ना। और देखो साथ में क्या, जो ये इसको तोड़ता था, डोपामिन को तोड़ा, तोड़ के क्या बना रहा था अपना, ये डोपैक बना रहा था। ये डोपैक कोई अच्छी चीज़ नहीं, घटिया चीज़ है। तो अगर हम लोग इसको इनहिबिट कर दिए तो एक तो इसका लेवल बढ़ भी रहा है और साथ में इसका लेवल घट भी रहा है। तो वही है, इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन इन ब्रेन और डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल मेटाबोलाइट, तो इसलिए अपना न्यूरॉन भी बच के रहेगा। तो न्यूरो प्रोटेक्टिव फंक्शन, सिंपल, दोनों फंक्शन हो गया, डोपामिन का लेवल भी बढ़ा लिए और जो हार्मफुल मेटाबोलाइट बन रहे थे उसको भी घटा दिए, सिंपल। चलो तो इसके एग्जांपल वही गीले थे, रसागिलीन और सेलागिलीन, ठीक है ना। मैंने सेलागिलीन के बारे में थोड़ा सा बता दिया, ये कि ये सब नाम सुने होंगे, जब इसको मेटाबॉलिज्म होता है ना तो एम्फिटामिन, मेटा एम्फिटामिन, एम्फिटामिन ड्रग का नाम लोग सुने तो थे ये। चलो दूसरा क्वेश्चन ये कि एम्फिटामिन कहाँ सुने ये बताना है। पहला क्वेश्चन क्या था अपने को, टिक्स क्या होता है वो बताना है। दूसरा है एम्फिटामिन कहाँ कौन से चैप्टर में आया है वो बताना। तो ये दोनों के कारण क्या अपने को इंसोम्निया और एंग्जाइटी होती है। तो अगर ये थोड़ा सा दिक्कत, ये बस इसका ये साइड इफेक्ट है कि इसके कारण ये खाने से हम लोग को थोड़ा सा दर्द और लग सकता है, नींद नहीं आ सकती ऐसा। तो चलो एंजाइम इनहिबिटर में हम लोगों ने पहला क्या माओ भी इनहिबिटर कर लिया, दूसरा एंजाइम क्या है अपना COMT इनहिबिटर, ठीक है ना। कुछ नहीं याद आए तो इस टेबल को बस याद रखना है पूरे नोट्स में। इसके दम पे भी मान लो अगर 10 नंबर का पेपर है तो 5 नंबर यही ले आएगा। तो चलो COMT इनहिबिटर देखते हैं। तो COMT इनहिबिटर में क्या क्या होता है, कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म में नहीं देखना है। ये क्या करता है, ये डोपामिन को 3MT क्या था, 3O मिथाइल डोपा, उसका फुल फॉर्म मत याद करो, 3MT याद करो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि COMT में भी MT है, इसमें भी MT है। तो देखो इसको मेटाबोलाइज कर दिया, इसके कारण इसका CNS में अमाउंट घट गया, वही बायो अवेलेबिलिटी घट गया। तो ये अगर नॉर्मल होता अगर हम लोग का तो ये सिंपल ऐसा करता, ये नॉर्मल एंजाइम था उसको तोड़ा तो उसकी एबिलिटी घटा दी। पर हम लोग क्या दे रहे हैं, COMT इनहिबिटर। तो अगर हम लोग इनहिबिटर दे रहे हैं तो क्या करेगा, COMT को इनहिबिट करेगा, और इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, एल डोपा को ये 3MT में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी, अब बढ़ी डोपामिन तो ऑन एंड ऑफ फिनोमेना में जो ऑन टाइम था वो बढ़ जाएगा, और ऑन टाइम बढ़ गया तो इसलिए ठीक रहेगा, अपना इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो वही लॉन्गर ड्यूरेशन तक कहाँ पड़ेगा, इसलिए एल डोपा कार्बिडोपा के साथ दे सकते हैं। हर दवाई के साथ यही लिखो, इसके साथ इसको इस ड्रग को किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा के साथ, ताकि आपका ऑन ड्यूरेशन बढ़ जाए, जिसके कारण आपका ऑन एंड ऑफ फिनोमेना में रिलीफ आ जाए, सिंपल, हर बार यही लिखना है अपने को। तो COMT इनहिबिटर, तो मैंने क्या बोला COMT में भी C था, तो इसके ड्रग्स में भी C होगा ना, कैपॉन है, तो टॉल कैपॉन और एंटाकैपॉन। अभी तक हम लोग कितने ड्रग पढ़ लिए, लीवोडोपा पढ़ लिए अपन लोग, ब्रोमोक्रिप्टिन रोपिनरोल भी पढ़ लिए अपन लोग, ये सब क्या बोलते हैं, ये रेसागिलीन सालागिलीन भी पढ़ लिए। ये जो एंग्जाइटी और इंसोम्निया किस में आ रहा था, सेलागिलीन के वो मेटाबॉलिज्म के कारण, ठीक है। तो देखो इसका साइड इफेक्ट तो आप लोग पढ़े, इंसोम्निया एंग्जाइटी था, इसका क्या होता है, इसके एडवर्स इफेक्ट अगर टॉल कैपॉन को पर्टिकुलरली देखें तो उसके कारण होता है हिपैटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि ये देखो टॉल कैपॉन जब अपन लोग COMT है ना दोनों जगह काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है ब्रेन में भी, और यहाँ पे भी काम कर रहा है पेरीफेरी में। तो पेरीफेरी में जब ये लीवर पे काम करता है ना तो उसको नाटक कर देता है, तो हिपैटोटॉक्सिसिटी करा देता है, वो आगे जाके हेपेटाइटिस फल्मिनेंट फॉर्म। फल्मिनेंट का मतलब मैं पूछने वाला था पर बता देता हूँ, ऐसा कंडीशन जो बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेसिंग हो और फिर ये वापस ठीक नहीं कर सके, मतलब क्या रिवर्सिबल ना हो, अब ये ख़त्म है गेम, तो उसको हम लोग कहते हैं फल्मिनेंट। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब ये बहुत तेज़ ग्रो कर रहा हो रैपिडली, तो ऐसा हेपेटाइटिस जो जल्दी जल्दी एकदम डिटोरिएट होते जा रहा है उसको हम लोग फल्मिनेंट हेपेटाइटिस कहते हैं।
तो इसका एडवर्स इफेक्ट तो मेन तो टॉल कैपमैन वाला याद रखो। ऐसे क्या है, ऐसे वही पोस्टरल हाइपोटेंशन हर बार सुने हो ना, इस बार भी वही डाल दो, हाइपोटेंशन, हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन, ये तो डाल दो। ये याद रहा तो ठीक है, मतलब छोड़ देना। डिस्काइनेसिया भी उसमें पढ़ के आए थे, और एक एक्स्ट्रा इसमें डायरिया हो जाता है। तो इसमें अगर कुछ याद करना है तो ये सिर्फ ये फोटो याद करो क्या, डायरिया का, क्योंकि और सब जो है हम लोग पहले के लिखना है इसमें, सिंपल। तो ये COMT इनहिबिटर हो गया। अब देखो जो छोटे मोटे क्या बचे अब, हाँ NMDA जो हम लोग ने एक स्पेशल क्लास निकाला था अमानत वाली, वो देखते हैं। तो अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा बहुत सारे में, तुम फोटो ध्यान रखोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देखते हैं। तो NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में क्या होता है, अमानत होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एमेंटाडिन। तो जैसे अपन लोग यहाँ पढ़े ना माओ का, कि माओ वाला दोनों काम करता है, डोपामिन बढ़ाता है, माओ को घटाता है। सिमिलरली NMDA भी वैसे ही काम करता है। ये क्या करता है, जो डोपामिन है उसका सिंथेसिस और रिलीज करवा देगा, तो डोपामिन का लेवल तो अपने अंदर बढ़ जाएगा। साथ में ये क्या है, ये इनिबिटरी वाला पार्ट है। जो एक्साइटेटरी वाला पार्ट हम लोग किसको अभी तक मान रहे थे, एसिटाइलकोलिन, उसी की तरह एक और काम करता है, ग्लूटामेट। तो ये एसिटाइलकोलिन को इनिबिट करने की जगह किसको इनिबिट करते हैं, ग्लूटामेट को। तो वही काम हो जाता है, एक्साइटेटरी बेसिकली दबता है। तो वही इनिबिटरी वाले को बढ़ा रहा है, मतलब डोपामिन का सिंथेसिस और रिलीज बढ़ा रहा है, और एक्साइटेटरी वाले को घटा रहा है। तो एंटागोनिस्ट हो जाता है NMDA रिसेप्टर, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। बेसिकली ये किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिसेप्टर बाइंड करता है ग्लूटामेट से, और फिर नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कराता है। तो यही इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, सिंपल। तो अपन लोगों ने डोपामिन का सिंथेसिस और रिलीज कराया, तो ये अपने बॉडी में बढ़ गया, और NMDA रिसेप्टर से कौन बाइंड किया, ग्लूटामेट, तो वो बाइंड ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अपने अंदर ग्लूटामेट की लेवल घट जाती है, सिंपल, ठीक है ना। तो ये कब दिया जाता है, जब अपने को छोटा मोटा हल्का फुल्का पार्किंसन हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस ड्रग है ना, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। इसलिए हम लोग को ये तब देना होता है जब माइल्ड पार्किंसन हो। ज़्यादा हो तो अपने पास जो पिताजी है लीवोडोपा, वही देना होता है। चलो, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, वही सिंपल, नोजिया, वॉमिटिंग, ये तो ठीक है। आपको याद क्या रखना है, ये रखना है लिविडो रेटिकुलस, ये सब सेम वही वाले जो अपन लोग पहले से पढ़ के आए, हाइपोटेंशन, हेलुसिनेशन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और डायमो तो एक्स्ट्रा है, पर इसको छोड़ दो। याद करना है अपने को। देखो इंसोम्निया तो वहाँ से पढ़ के आए हैं अपन लोग, किस में, सलागिलीन में पढ़े थे। यहाँ पे है, ये देखो जो फोटो बनाया नहीं, लिविडो रेटिकुलरिस, एक ये कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो। लिविडो रेटिकुलरिस मतलब क्या, स्किन पे पैचेस बन जाना, ये बहुत सारी, ये देखो ये लिविडो रेटिकुलरिस, ये इसके कारण हो रहा है, ठीक है। इसका कारण तो मैंने नहीं पढ़ा, डाल दूंगा कमेंट में, डाल दूंगा कि लिविडो रेटिकुलरिस क्यों हो रही है, मैं बता दूंगा। चलो, तो NMDA रिसेप्टर में क्या पढ़ना है अपने को, अमानत से ड्रग का नाम एमेंटाडिन याद कर लो। नेगेटिव को बढ़ाओ और पॉजिटिव को घटाओ। नेगेटिव मतलब क्या, डोपामिन को बढ़ाओ, और पॉजिटिव को घटाओ मतलब क्या, NMDA रिसेप्टर जो कि ग्लूटामेट से बाइंड कराता है उसको इनिबिट कर दो, सिंपल। एडवर्स इफेक्ट में सिर्फ ये याद कर लो, लिविडो रेटिकुलरिस। चलो, सेंट्रल की बात करें हम लोग ना, तो सेंट्रल में वही है, ये किसके लिए काम हो रहा है, अपने को क्या करना है, एसिटाइलकोलिन को अब घटाना है, ठीक है ना। तो वही, या तो हम लोग को पता ही नहीं पार्किंसन क्यों हो रहा है, या तो ड्रग के कारण पार्किंसन हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट ही काम होता है। तो ये क्या बेसिकली, ये सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक नाम में ही समझो, इस सेंटर पे काम कर रहा होगा, तो इसलिए सेंट्रल। इसलिए इसका क्या मैक्सिमम सेंट्रल फंक्शन होता है, और मिनिमम पेरिफेरी में एंटीकोलिनर्जिक काम करता है। और मैक्सिमम अगर सेंटर में काम कर रहा है तो सेंटर के कारण जो सिम्टम आ रहे हैं वो भी रिलीव हो जाएंगे, जैसे कि ट्रेमर और रिजिडिटी, तो इसलिए इनको रिलीव कर देता है। पर जब तुम ANS पढ़े होगे अगर, तो ANS में क्या होता है, ये जो अपना कोलिनर्जिक ड्रग होता है ना, इसका काम जो, अगर हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं ना, तो अपने अंदर डम्बल्स बढ़ा देता है। डम्बल्स मतलब क्या, वो वाले डम्बल नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है डायरिया, यूरिनेशन, सिक्रीशन, मतलब बेसिकली अपने सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। तो अगर सिक्रीशन को बढ़ा दे रहा है तो वो कौन बढ़ाता है, कोलिनर्जिक ड्रग। तो एंटी कोलिनर्जिक क्या, उन सिक्रीशंस को घटा देगा, तो वही हो जाता है अपने अंदर क्या, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बस याद करने के लिए ये फोटो एक एक्स्ट्रा लगा दिया हूँ, मतलब ब्लडिंग, ड्राउजीनेस, नींद आ रही है, वैसा आ जाता है, ठीक है ना। तो वही इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन घटा देना, वो मतलब एडवर्स इफेक्ट में ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन, और ये अपना ब्लडिंग हो गया, सिंपल। तो यहाँ तक हो गया अपना, ये सारे ड्रग्स पढ़ लिए। एक ऊपर ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या हुआ। अपना इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा बेसल गैंग्लिया टूटा था, बेसल गैंग्लिया था, उसमें सब्सटेंशियन आ गया था, उसके अंदर दिक्कत आया, डिजनरेशन आया, तो डोपामिन नहीं निकला। डोपामिन नहीं निकला तो डिजीज़ के रूप में बन गया, क्योंकि इम्बैलेंस हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम के रूप में।
क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने एक कोलिनर्जिक सिस्टम को टारगेट किया, एक डोपामिनर्जिक। डोपामिनर्जिक में 3 पार्ट को दिया, या तो डायरेक्ट डोपामिन दे दो, या उसको तोड़ने वाले एंजाइम को इनहिबिट करा दो, या तो फिर हम लोग एनएमडी रिसेप्टर से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डोपामिन में वही, या तो डोपामिन के पिताजी को दे दो, या डोपामिन के जैसे दिखने वाले को दे दो। एंजाइम में 2 है, या तो माओ या तो COMT वाला। और सबको याद करने का तरीका बता ही दिया मैं, उसका अमानत है, इसका कैपोन है, इसका गीली है, इसका ब्राउन रोप है, इसका बेंचट्रोपिन है, ठीक है। इसमें फोटो याद करने की कोशिश किया करो, एक एक पॉइंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था इसमें, कैरेक्टरिस्टिक के नाम पे इसमें क्या था, ये अपना कार्बिडोपा के साथ दे रहे थे। फार्माकोकाइनेटिक्स के नाम पे क्या था साइड इफेक्ट में, हवन और डुपैक था, और इसके साइड इफेक्ट के नाम पे ऑन एंड ऑफ फिनोमेना। सपोर्टर में याद करना है तो वही फार्माकोकाइनेटिक्स के स्टेप्स याद कर लो, और 4:1 याद कर लो। स्टेप्स क्या थे, बायो अवेलेबिलिटी, प्लाज्मा लेवल, साइड इफेक्ट्स और कंप्लायंस। रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के नाम पे क्या याद कर लो, यही फोटो, कौन सा फोटो, ये वाला जो अपना पौधे के साथ और बिना पौधे के साथ। अगर पौधे के साथ है तो उसके वाले साइड इफेक्ट लगा दो, और नहीं है तो साइड इफेक्ट हटा दो, सिंपल। फिर अपना ये इधर साइड गए माओ में, तो माओ में तो कुछ नहीं, इस फोटो के बाद अगर ये फ्लो चार्ट आता है ना कि कौन सा एंजाइम किसको तोड़ रहा है, तो उससे हम लोग बस ये समझ लो कि अच्छी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, नीचे गंदी चीज़ को घटा रहे हैं। और गीली से तो दोनों टक का नाम याद आ ही जाएगा। कैपॉन में ये अगर एडवर्स इफेक्ट बस याद करना है अपने को, तो ये लीवर वाला फोटो देख लो, डायरिया वाला फोटो देख लो, नेट काम अपना हो जाएगा। और तो कॉमन ही मैच करता है वो, ठीक है। फिर अपना क्या हो गया, एनएमडी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो उसमें एक फोटो याद कर लो, कौन सा, ये लिविडो रेटिकुलरिस। ये की फीचर अगर लिख दोगे ना तो टीचर वही देख रहा होता है। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक में ये ब्लरिंग वाला फोटो याद कर लो, और सिक्रीशन घट रहे हैं उनसे सारे इसको जोड़ दो एडवर्स इफेक्ट्स को। और उसके बाद अपना क्या, उसके बाद ये आ जाता है अपना COMT ACMT हो गया, क्या बचा, सेंट्रल हो गया, हाँ बस ड्रग इंट्रैक्शन बचा है, जो कि आप नोट्स से पढ़ लेना, वो मैं नोट्स डाल दूँगा। हाँ तो बेसिकली नोट्स में एक चैनल पे अपना मेडिको चैनल जो टेलीग्राम वाला है ना, उस पर डाल दूँगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो नोट्स को जाके उससे प्रीफर कर लेना। बेसिकली इससे वीडियो देखा करो जल्दी जल्दी, और फिर उस नोट को जाके रट लिया करो, सिंपल। और उसी को अपना रिवीजन मटेरियल बना लो, सिंपल। चलो बाय। जो 2 क्वेश्चन दिया हूँ उसको बता देना, ठीक है ना।